चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंटीनेटल केयर या फिर एंटीनेटल एडवाइस। इससे पहले के क्लास में हम देखे थे कि एंटीनेटल विजिट क्या होता है और एंटीनेटल विजिट कितना किया जाता है, जिसमें कि मिनिमम विजिट हम 4 कराते हैं। पहला विजिट था जो कि 3 मंथ में कराना चाहिए, दूसरा विजिट 4 से 6 मंथ, तीसरा विजिट 7 से 8 मंथ और चौथा विजिट 9 मंथ में कराना चाहिए। ये मिनिमम विजिट था। बाकी बहुत सारा विजिट था इंडियन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग और फिर अदर बहुत सारे थे, लेकिन हम मिनिमम कितना कराएंगे, कम से कम 4। ठीक। और इस विजिट के दौरान हम क्या क्या देखते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एंटीनेटल विजिट के दौरान क्या क्या सलाह हम देते हैं प्रेग्नेंट वोमेन को। ठीक। तो जो पहला सलाह है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई वोमेन प्रेग्नेंट हुई है, ठीक, तो जो प्रेग्नेंट हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, तो उस जायगोट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, फीमेल के मतलब जो भी न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलेगा, माँ से फीटस में जाएगा। ठीक है, माँ से प्लासेंटा, प्लासेंटा से फीटस में जाएगा। तो जो पहला एडवाइस हम करते हैं कि प्रॉपर डाइट लेने के लिए, मतलब आहार संबंधित सलाह देते हैं। हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक। फिर उसके बाद आता है कि मिनरल्स, विटामिन्स। तो जो प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये कितना कितना लेना चाहिए, कितना कितना बढ़ाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, हम ये देखेंगे। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो ऊर्जा है, एनर्जी जिससे मिलता है, वो हमें 25 किलो कैलोरी प्रेगनेंसी के दौरान लेना चाहिए। नॉर्मल इतना लेते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मैक्सिमम 2500 किलो कैलोरी लेना चाहिए। अब इस ऊर्जा हमें क्या 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 चीज से मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से। ठीक। फिर है प्रोटीन, हमें स्पेशल प्रोटीन कितना लेना चाहिए। पहली बात, ये प्रोटीन करता क्या है, प्रोटीन का काम क्या है, हम ये ज्यादा ले क्यों रहे हैं। तो प्रोटीन ही बनाता है सेल। प्रोटीन क्या होता है कि वो अमाइनो एसिड में बदलता है, फिर ये अमाइनो एसिड क्या बनाता है, सेल। ठीक है, तो सेल बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो बॉडी बना है वो एक सेल से ही बना हुआ है। एक सेल था, फिर वो सेल का कई सारा ग्रुप बना, फिर सेल से टिश्यू बना, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा हमारा बॉडी बन के तैयार हो गया। तो उसके लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन, जो सबसे ज्यादा है। तो प्रोटीन कहाँ, किस किस चीज से मिलेगा, मिल्क से, मिल्क से बने प्रोडक्ट। ठीक। फिर है पल्स, मतलब दाल, मांस, मछली, अंडा। ठीक। इससे हमें प्रोटीन मिलता है, जो कि नॉर्मल 50 लेते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कितना लेना चाहिए, 60 ग्राम। ठीक। कैल्शियम, कैल्शियम का क्या रोल होता है, तो कैल्शियम का काम होता है कि आपके स्केलेटल सिस्टम को बनाना। ठीक। आपका स्केलेटल सिस्टम अगर अभी बन गया है तो उसको मरम्मत कौन करता है, मतलब उसको मेंटेन करके कौन रखता है, तो उसका काम वो कौन करता है, कैल्शियम। तो अभी जो फीटस है उसका स्केलेटल सिस्टम बनेगा, तो स्केलेटल सिस्टम को बनाएगा कौन, कैल्शियम। तो कैल्शियम प्रेगनेंसी के दौरान करीब 1000 मिलीग्राम लेना चाहिए। ठीक। नॉर्मल 400 से 500 भी अगर हम ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान ये डबल कर दिया जाता है क्योंकि स्केलेटल सिस्टम बन रहा है, पूरा स्केलेटल सिस्टम बनेगा तो डबल तो करना जरूरी है। फिर है आयरन। आयरन का काम क्या होता है, आयरन हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन जो कि बहुत ही जरूरी है, हीमोग्लोबिन रहेगा तभी तो ऑक्सीजन रहेगा। तो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए आयरन जरूरी है। और ये आयरन मिलेगा क्या चीज से, तो लीफी पत्तेदार सब्जी से। ठीक है। और आयरन टेबलेट हम एक्स्ट्रा में देते हैं, जो कि कितना हो जाता है, नॉर्मल 18 से 20 मिलीग्राम, और प्रेगनेंसी के दौरान यह डबल हो जाता है 400, मतलब 40 मिलीग्राम। ठीक है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड का काम होता है डीएनए सिंथेसिस कराना। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस होगा, डीएनए बनेगा तभी तो सेल बनेगा, साथ ही साथ ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। सेल डिवीजन होगा तभी तो कई सारे सेल बनेंगे। अगर एक सेल बना उसमें डिवीजन होगा, फिर ये सेल का संख्या बढ़ेगा, सेल का संख्या बनेगा, इससे क्या होगा, टिश्यू बनेगा। ठीक। तो ये भी क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है, और उसका सोर्स क्या है, फॉलिक एसिड का, लीफी वेजिटेबल, मिल्क, एग और फॉलिक टैबलेट जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक। तो ये भी डबल कर दिया जाता है, आप देख रहे हैं, फॉलिक एसिड को डबल कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम कैल्शियम को डबल कर रहे हैं, पूरा स्केलेटल सिस्टम बनेगा। ठीक, 1000 मिलीग्राम कर दे रहे हैं, प्रोटीन बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ज्यादा कर दिया गया है। उसके बाद क्या है, जिंक। जिंक क्या
जिंक क्या करता है, ये भी आपके फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसका सोर्स क्या है, मीट, एग, सी फूड। सी फूड मतलब समुद्र से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ, जैसे कि मछली वगैरह, समुद्री मछली वगैरह। तो ये कितना लेना चाहिए, 15 मिलीग्राम। ठीक, विटामिन ए मतलब अब विटामिन की बारी आई। तो विटामिन कौन कौन सा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब विटामिन जरूरी है फीटल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो विटामिन ए करता क्या है, विटामिन ए का काम होता है, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। यह रेटिनॉल आपके आई फंक्शन में हेल्प करता है, आई डेवलपमेंट या फिर आई को मेंटेन रखना। आपकी आंख की रोशनी को मेंटेन कौन रखता है, विटामिन ए। और इसका सोर्स क्या क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है, फ्रूट, लीवर, टोमेटो, बटर, चीजी, एग, योग, ईटीसी। ठीक, तो लीवर और किडनी किसका, लीवर किडनी जैसे आप चिकन खा रहे हैं, ठीक, आप मछली खा रहे हैं तो मछली का लीवर, मछली का किडनी, ये सब सोर्स होता है विटामिन ए का। फिर विटामिन 1, विटामिन बी 1, ये क्या, अनाज, पल्स, ईस्ट, एग, योग। मतलब अनाज का मतलब हुआ गेहूं, जौ, ये सब अनाज में आता है। फिर पल्स दाल, फिर ईस्ट, एग, योक सेक। योग जो एग के बीच में रहता है ना, उसको बोलते हैं योग। वो नॉर्मल कितना कितना लेना चाहिए, 1.1 mg, प्रेगनेंसी के दौरान 1.5 mg लेते हैं। ठीक, लेने की सलाह देते हैं। विटामिन बी 2, ये भी सोर्स सेम ही है इसका। ठीक, ये प्रेगनेंसी के दौरान कितना लिया जाता है, 1.1, ये भी शायद उतना ही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें होता है। फिर है विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 भी बहुत जरूरी है। ठीक, ये भी आपके डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये आरबीसी का प्रोडक्शन भी करता है। और आपको पता है आरबीसी कितना जरूरी है, तो आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब एनीमिया से बचाता है। विटामिन बी 12 की कमी से भी एनीमिया होता है ना, तो ये है विटामिन बी 12 लेने की सलाह देते हैं, जिसका सोर्स क्या है, मांस, मछली, किडनी, ईटीसी। विटामिन बी सी और विटामिन डी, ये तो नॉर्मल है। विटामिन सी का सबसे ज्यादा सोर्स माना जाता है आंवला, ठीक है, संतरा, गुआवा, ये सब इसका सोर्स है। और विटामिन सी का काम होता है कि इम्यूनिटी को बनाए रखना, इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड करना। ठीक, अब विटामिन डी का काम क्या होता है, ये भी आपके बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी होता है। सनलाइट, ताकि आपके बोन क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। सनलाइट, मिल्क, मिल्क से बने प्रोडक्ट, ये भी क्या है, सोर्स है विटामिन डी का, जो कि नॉर्मल कितना लिया जाता है, 200, प्रेगनेंसी के दौरान इसको डबल कर दिया जाता है। विटामिन सी 50 से 60 मिलीग्राम, प्रेगनेंसी के दौरान 70 मिलीग्राम। ठीक, उसी प्रकार विटामिन बी 12 भी 2 mg, और प्रेगनेंसी के दौरान 5 mg हो जाता है। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बस आप ये याद रखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन है, देखिए इसमें ज्यादातर कॉमन आपको क्या दिख रहा है, मिल्क, मिल्क से बने प्रोडक्ट, मांस, मछली, अंडा, चीज, ठीक है, पल्स, अनाज, ठीक, ये ज्यादा इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, तो ये ज्यादा लेना चाहिए। और ज्यादातर क्या, आयरन, फॉलिक एसिड, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, ठीक है, और उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हम विटामिन सी देते हैं। ठीक, तो ये सारा हम डाइट मेंटेन करने के लिए प्रेग्नेंट वोमेन को एडवाइस करते हैं। तो ये तो हो गया डाइट संबंधित सलाह। इसके अलावा भी और हम क्या एडवाइस करते हैं, तो इसके अलावा एडवाइस करते हैं टीटी, टीटी का वैक्सीन लेने की सलाह देते हैं, जो कि 1 मंथ के अंतराल पर दिया जाता है। ये टीटी वैक्सीन हम देते क्यों हैं, तो टीटी वैक्सीन होता है एक बैक्टीरिया के खिलाफ। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी वो कहाँ पाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई कट लग गया, या फिर कोई लोहे का बना पदार्थ, जैसे कि उसमें जंग वगैरह लग गया है, अगर वो आपके बॉडी में इंसर्ट हो जाता है, अगर उससे आपको कट लग जाता है, तो वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में इंटर कर जाएगा उस कट के थ्रू। ठीक है, जहाँ पे कट लगा, और वो इंटर करके क्या करता है कि आपके मसल्स पे जाके अटैक कर देता है, जिससे मसल स्टिफनेस हो जाता है। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए हम टीटी वैक्सीन लगाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये कट से टीटी वैक्सीन से क्या रिलेशन, आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को अम्बिलिकल कॉर्ड के संपर्क में लाया जाता है। जब फीटस बाहर आता है, तो हम क्या करते हैं, सीजर से अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया, स्टरलाइज प्रॉपर ढंग से नहीं किया गया, तो हो सकता है कि वो बैक्टीरिया मतलब फीटस में या फिर मदर बॉडी में इंटर कर जाए, और कौन सा बीमारी हो जाए,
टिटनस का। तो टिटनस से बचने के लिए हम क्या देते हैं, टीटी का वैक्सीन, मतलब टिटनस टॉक्सोइड वैक्सीन देते हैं ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाए। ठीक, फिर तीसरा है पर्याप्त सुरक्षा, ठीक है, या फिर स्वच्छता, पर्याप्त स्वच्छता। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखने की सलाह देते हैं हम, महिला को कहते हैं आप प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखिए। ठीक, 4 है पर्याप्त आराम। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को पर्याप्त नींद लेना चाहिए, 6 से 8 घंटे का नींद लेना चाहिए। और हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान महिला को सुपाइन पोजीशन अवॉइड करना चाहिए, सुपाइन पोजीशन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए लेटरल पोजीशन। ठीक है, लेटरल साइड करवट लेके सोएगी। सुपाइन पोजीशन इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि जब, जैसे कि मानिए कि ये फीमेल है, ये सुपाइन पोजीशन में सोई है और इसके वूम में फीटस है, तो ये जो फीटस है जब ये सुपाइन पोजीशन में सोती है महिला, तो ये फीटस प्रेशर डालता है इंफीरियर वेना कावा पे। जब इस पे प्रेशर डालता है जिससे ये जो नीचे से जाने वाला जो रिटर्न जो ब्लड आ रहा है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, प्रॉपर रिटर्न नहीं हो पाता है, मतलब वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है। और जब वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा, ठीक है, इस पे प्रेशर पड़ा और वेनस, वेन से ही ना इंफीरियर वेना कावा है, तो वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है। जब वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। ठीक, कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो जिससे क्या होता है कि ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा, ब्लड का अमाउंट कम होगा तो बीपी लो होगा। अब बीपी लो होगा तो क्या आने लगता है, फीमेल को चक्कर। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम क्यों हुआ, क्योंकि जो ब्लड है, ठीक, कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि मतलब जो भी ब्लड का अमाउंट है उस जो पंप कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्डियक आउटपुट। तो जो ब्लड है वो वैन से आया ही नहीं, सुपीरियर मतलब इंफीरियर वेना कावा से ब्लड नहीं आया, तो हमारे हार्ट तक तो कम ही ब्लड पहुंचेगा, बाकी मतलब बाकी बॉडी से पहुंच गया, इससे आया ही नहीं, तो हार्ट के पास तो कम ही ब्लड जाएगा। कम ब्लड जाएगा तो हार्ट कम ब्लड पंप करेगा, तो उसको हम क्या बोले, कार्डियक आउटपुट। तो कम ब्लड पंप करना ही क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर पे प्रेशर कम पड़ेगा, मतलब बीपी डिक्रीज होगा, अब बीपी डिक्रीज होगा तो चक्कर आएगा। ठीक, इसलिए फीमेल को क्या बोलते हैं कि आप सुपाइन पोजीशन अवॉइड कीजिए, लेटरल पोजीशन में सोइए प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक, पर्याप्त आराम लेंगे। फिर है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज अवॉइड करेंगे ज्यादातर। सेक्सुअल एक्टिविटीज अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, जैसे कि प्रेक्लैम्सिया है या फिर प्लासेंटा प्रीविया है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, तो उस टाइम हम सेक्सुअल एक्टिविटीज को अवॉइड करेंगे। अगर नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ एक मतलब कॉम्प्लिकेशन के टाइम और दूसरा लास्ट टर्म जब हो तो उस टाइम भी हम सेक्सुअल एक्टिविटीज को अवॉइड करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर लास्ट टर्म में सेक्सुअल एक्टिविटीज किया जाए तो उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने की संभावना होती है, ठीक है, या फिर प्री टर्म लेबर हो सकता है, इसलिए हम इस एक्टिविटीज को अवॉइड करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है यात्रा, यात्रा संबंधित सलाह देंगे। यात्रा के बारे में क्या बताएंगे कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान यात्रा नहीं करना चाहिए। देखिए, पहला कारण होता है कि जब महिला प्रेग्नेंट रहती है तो उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होता है, ठीक, और वो उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए डाइट वगैरह ले रही है, और जब वो यात्रा पे जाती है तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होता है। अगर आप भी यात्रा वगैरह पे जाते हैं, कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो एनर्जी का वेस्ट होता है। तो एक तो वो कारण हुआ। दूसरा कि जब फीमेल प्रेग्नेंट वुमन बाहर जाती है तो वहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो तुरंत उसे ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है उसको। दूसरी बात, तीसरा कि अगर जर्क ज्यादा हुआ, ट्रैवल के दौरान जर्क ज्यादा हुआ तो मिसकैरेज होने की संभावना होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जो बाहर अगर गई है ट्रैवल में तो वो बाहर का खाएगी पिएगी, या फिर उस मतलब बाहर का इन्वायरमेंट अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं रहा, हाइजीन मेंटेन वहाँ का नहीं रहा तो इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है, इसलिए हम प्रेगनेंसी के दौरान बाहर यात्रा के लिए मना करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है पहनावा संबंधित। हम प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादातर महिलाओं को सूती वस्त्र एवं ढीला ढाला कपड़ा पहनने की सलाह देते हैं। साथ ही साथ
बढ़ती हुई प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ब्रेस्ट से जो ब्रेस्ट है वहाँ से क्लोस्ट्रम सिक्रेशन होने लग जाता है, तो हम महिला को ये एडवाइस करेंगे कि वहाँ पे पैड का यूज करें, ताकि जो क्या होता है, जो सिक्रेशन हो रहा है वो क्या होगा, वहाँ पे इरिटेशन काउज करेगा और इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पैड लेने की सलाह देंगे, साथ ही साथ ढीला ढाला वस्त्र और कॉटन वस्त्र पहनने की सलाह देते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट है अल्कोहल संबंधित सलाह। ठीक। प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल सेवन नहीं करने कहेंगे, क्योंकि जब एक वोमेन अल्कोहल का सेवन करती है तो वो क्या होता है कि वो ब्लड से फिर कहाँ चले जाता है, प्लासेंटा में, और प्लासेंटा से फिर कहाँ चले जाता है, फीटस में। और जब वो फीटस में जाएगा, जो फीटस का ऑर्गन है वो जो डेवलप हो रहा है उसमें क्या करेगा, डिफेक्ट काउज करेगा, तो फीटस का ऑर्गन डैमेज हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अल्कोहल को अवॉइड करेंगे। 9 है दवा। महिला को कोई भी दवा नहीं लेने के लिए कहेंगे। अगर वो कोई दवा लेती है तो सबसे पहले वो डॉक्टर से मिले। ठीक। क्योंकि ये कुछ ऐसे दवा होते हैं जो कि क्या होता है, प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस में जाएगा, फीटस में जाएगा तो फीटस को डैमेज करेगा, फीटस के ऑर्गन को डैमेज करेगा। ठीक। 10th है ब्रेस्ट केयर। प्रेगनेंसी के दौरान मदर को ब्रेस्ट केयर के लिए एडवाइस करेंगे कि वो ब्रेस्ट का केयर करे। ठीक। 11th है ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी के दौरान मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे, इसके लाभ के बारे में बताएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी फीमेल होती है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहती है, तो हम इसके लाभ के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ अगर नॉर्मल लेवल हुआ है तो आधे घंटे के अंतराल पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोलेंगे। दूसरा, अगर सिजेरियन हुआ हुआ हो तो 1 से 2 घंटे में हम ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह देंगे। साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सही पोजीशन के बारे में बताएंगे, सही अटैचमेंट के बारे में भी बताएंगे। फिर है कि वार्निंग साइन। अगर प्रेगनेंसी के दौरान एबनॉर्मल ब्लीडिंग, पेन जैसी समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर से बताने के लिए कहेंगे। ठीक है, कोई वार्निंग साइन दिखे तो। फिर थर्ड है कि फैमिली प्लानिंग। जब प्रेग्नेंट वोमेन का डिलीवरी हो जाए या फिर प्रेग्नेंट वोमेन को हम ये सलाह देंगे कि जो बच्चा जन्म लिया है उससे कम 2 से 3 साल के गैप पे ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। ठीक है, उन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताएंगे, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी के बारे में बताएंगे, और उनको ये बताएंगे कि कम से कम 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए। ठीक। तो ये हमारा क्या था, एंटीनेटल एडवाइस। ठीक है, तो एंटीनेटल एडवाइस में हम क्या क्या कर रहे थे, एक तो आहार संबंधित सलाह दे रहे थे, प्रॉपर डाइट मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ उन्हें हम क्या क्या सलाह दे रहे थे, टिटनेस का वैक्सीन ले, पर्याप्त आराम करें, स्वच्छता मतलब हाइजीन मेंटेन करके रखें, सेक्सुअल एक्टिविटीज को ज्यादातर हो तो अवॉइड करें, यात्रा को अवॉइड करें, पहनावा ढीला ढाला वस्त्र पहने, अल्कोहल और दवा का बिना डॉक्टर से, अल्कोहल तो लेना ही नहीं है। ठीक है, बाकी रहा दवा, तो दवा बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेना है। ब्रेस्ट केयर और ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ के बारे में बताएंगे, इसके केयर के बारे में बताएंगे। फिर है वार्निंग साइन, अगर कोई ब्लीडिंग, पेन वगैरह दिख रहा हो तो डॉक्टर से तुरंत बताएंगे। फिर है फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे कि कम से कम 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए। आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यूज के बारे में बताएंगे, टेम्पररी और परमानेंट के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।